नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं मुरैना की खबर के साथ, जहां एक बड़ा हादसा टल गया है। स्टेशन के पास बड़े हादसे से बची वंदे भारत से टकराया वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर और इसके बाद वंदे भारत में तेज धमाका हुआ। 40 मिनट तक स्टेशन पर ही वंदे भारत ट्रेन रुकी रही। कमलापति भोपाल से निजामुद्दीन जा रही थी वंदे भारत। ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। जो सवार उसमें बैठे हुए थे, अचानक से जब तेज धमाका हुआ तो यात्रियों में दहशत हो गई कि आखिरकार ये क्या हुआ है। दरअसल यहां पर जो वंदे भारत ट्रेन थी वो वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर से टकरा गई, जिसकी वजह से ये तेज धमाका हुआ। 40 मिनट तक फिर स्टेशन पर ही रुकी रही वंदे भारत ट्रेन, जो भोपाल से निजामुद्दीन जा रही थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। स्टेशन के पास हादसे से बाल बाल बची है वंदे भारत ट्रेन। कमलापति रेलवे स्टेशन से भोपाल जा रही थी। इसमें यात्री सवार थे, बैठे हुए थे आराम से कि तभी अचानक से तेज धमाका होता है। वेल्डिंग बेल्ट से वंदे भारत ट्रेन टकरा जाती है और इस टक्कर से वहां पर तेज धमाका, ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, आखिरकार टक्कर की वजह क्या है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर होकर जो निकलने वाली है कमलापति से निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वो बड़े हादसे का शिकार होने से बची है मुरैना स्टेशन के पास। आपको बता दें कि मुरैना स्टेशन के पास जहां कुछ काम चल रहा था रेलवे का, वेल्डिंग सहित अन्य पटरियों का, और उसी काम के दौरान ही वहाँ पटरी के पास ही दो पटरियों के बीच में वेल्डिंग बेल्ट ट्यूमर पड़ा हुआ था। और जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कमलापति से निजामुद्दीन जा रही थी वो तेज़ रफ्तार में थी और उसी दौरान ये बेल्ट ट्यूमर वंदे भारत ट्रेन के किसी हिस्से से, किसी पाइप से उलझा, टकराया और उसके बाद इसमें तेज धमाका हुआ। धमाका बहुत तेज था। यही वजह कि जो यात्री भोपाल से निजामुद्दीन की तरफ यात्रा कर रहे थे वो यात्री भी सहम गए इस तेज धमाके से, और धमाका होते ही तत्काल पायलट ने ट्रेन को रोका। और उसके बाद जब इस घटना की सूचना मिली तो मुरैना स्टेशन पर भी आला अधिकारी पहुंचे। करीब 40 मिनट तक वंदे भारत ट्रेन वहां खड़ी रही। पूरे तरीके से चेक किया गया तो ये पता चला कि जो बेल्ट ट्यूमर है वो बेल्ट ट्यूमर इस ट्रेन के किसी हिस्से से फंसा और टकराया, जिसके चलते ये आवाज़ आई थी। और गनीमत ये रही कि ये बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि जब पटरियों पर काम चलता है तो इस तरह की लापरवाही कतई नहीं बरती जाती, नहीं होना चाहिए। संकेतक होना चाहिए, रेड कपड़े होना चाहिए, ताकि वहाँ ये जो ट्रेनें आती है उनका संचालन धीमी गति से हो पाए। वंदे भारत ट्रेन के पायलट सहित अन्य स्टाफ को पता नहीं था कि यहाँ कोई काम चल रहा था, आसपास सामान भी बिखरा हुआ है। यही वजह कि वंदे भारत ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। अधिकारियों से जब इस बात में चर्चा की गई तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना था कि ये सामान्य सी घटना है, लेकिन अगर इसी घटना में ट्रेन पलट जाती या कोई बड़ा हादसा हो जाता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये समझा जा सकता है। यही वजह कि अब चूंकि ये घटना हुई है तो आला अधिकारियों तक भी इस पूरे मामले का, घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा पहुंच रहा है। उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा जिन अधिकारियों के जिम्मे रहती है स्टेशनों पे काम के दौरान, उन अधिकारियों की और उन कर्मचारियों के, बड़े कर्मचारियों की लापरवाही इसमें देखने के लिए मिली है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां पर दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली है। यहां एक शख्स ने अपने ही परिवार के 8 लोगों की कुल्हाड़ी से वार कर जान ले ली। अपने परिवार की हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। वारदात माहौल झील थाना क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य बोदल कझार गांव की बताई जा रही है। दिनेश उर्फ भूरा ने रात को सोते समय सबसे पहले अपनी मां सियाबाई की हत्या की। उसके बाद अपने भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतारा। अपनी बहन की जान ली और साथ ही अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने आरोपी दिनेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर उसके बाद उसने पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी है।
कि बोदल कचार में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक परिवार के 8 लोगों की एक परिवार के ही व्यक्ति ने हत्या कर दी है। इस वक्त हम मौजूद है घटना स्थल पर। आप देख रहे हैं कि ये जो ताजा तस्वीरें हैं, यहाँ पर परिवार के कुछ बच्चे सोए हुए थे जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। जिस तरीके से स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, खून की जो स्थिति दिख रही है, खून यहाँ बिखरा हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से इन बच्चों को मौत के घाट उतारा गया होगा। मेरे पीछे तरफ आप जो घर देख रहे हैं, इस घर में वो रहता था। यहाँ पर उसकी शादी हुई थी, 21 तारीख को उसका विवाह किया गया था। उसके बाद से हालात सब कुछ सामान्य थे, लेकिन अचानक कल रात में स्थितियां पूरी उलट हो गई। जिसकी विवाह हुआ था, जिसका विवाह दिनेश नाम के युवक का विवाह जब किया गया था, उसके बाद से अचानक रात के समय वो बाहर आता है और एक एक करके परिवार के तमाम सदस्यों को मौत के घाट उतार देता है। इस घर में वो परिवार सोया हुआ था। बाहर, चूंकि गर्मी का मौसम है, आमतौर पर गांव के लोग बाहर सोते हैं गर्मी से बचने के लिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 से 4 सदस्य सोए हुए थे परिवार के। उसकी माँ सोई हुई थी, उसके भतीजे सोए हुए थे, उसके पिता सोए हुए थे। यहाँ पर भी उसने कुल्हाड़ी से वार करके एक एक करके तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसके सिर पर जिस तरीके से खून सवार था, ये मौजूदा तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर फिलहाल पुलिस बयान दर्ज कर रही है, ग्रामीणों से बातचीत की जा रही है, उसके व्यवहार को लेकर तमाम तरीके की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस तरीके की घटना को उसने अंजाम कैसे दे दिया। ये जो आप मेरे पीछे तरफ ठीक देख रहे हैं, उस तरफ उसके भाई का मकान है। लोगों का कहना है, पुलिस का कहना है कि इस मकान पर भी कुल्हाड़ी के लेकर के वो पहुंचा था, लेकिन चूंकि उसका भाई मकान के भीतर था, उसके कुछ बच्चे मकान के भीतर थे जो बच गए हैं। एक बच्चे को जरूर उसने चोट पहुंचाई है, जिसका उपचार छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। इस पूरी घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। ये पहला हत्याकांड है इतना जघन्य तरीके का, जिसमें एक साथ एक ही परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। आप इस तरफ देख रहे हैं, पुलिस के अधिकारी फिलहाल में बयान दर्ज कर रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि अभी किसी तरीके से मामले के नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है इस युवक को। तो इसके प्रमाण अभी फिलहाल सामने नहीं आए हैं। गांव के लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला भी जांच में है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। इस हत्याकांड पर सीएम ने भी दुख जताया है। पीड़ित परिवार को हर मदद का भरोसा दिया। एक साथ 8 लोगों के मर्डर की इस वारदात से हर कोई सदमे में है। आरोपी ने अपने परिवार के 8 लोगों को मार डाला और साथ ही खुद भी अपनी जान दे दी। मेरी जानकारी में लाया गया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नवयुवक, जिसका विवाह अभी 7 दिन पहले हुआ, उसने अपने परिवार के ही 8 लोगों की अपने हथियार से खुद ने हत्या कर दी और अंत में अपनी स्वयं की आत्महत्या करके फांसी लगाकर खुद भी मर गया। ये घटना बड़ी दुखद है और ऐसी घटना एक तरह से सबको हिला देती है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवारजनों के साथ भी हूँ और हम पूरी घटना की जांच कराएंगे। मैंने अपनी वरिष्ठ मंत्री श्रीमती संपत्या उल्टे जी को तुरंत छिंदवाड़ा जाने का निर्देश दिया है। वो वहाँ जाकर के पूरी परिवार से भी मिलेगी, उनके जो बाकी लोग बचे हैं। और ऐसी घटना में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जिसका विवाह हो जाए तो वो दूसरा विवाह क्यों किया गया, अगर वो मानसिक विक्षिप्त है। प्रारंभिक जांच में बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आगे चल के समाज से भी आह्वान करता हूँ कि इसी में कम से कम विवाह जैसे नए परिवार बनाने के चक्कर में पुराना परिवार खत्म कर दें और वो जिस बेटी को लेके आएंगे उस पर भी क्या बीती होगी। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, लेकिन शोक की घड़ी में मैं अपनी तरफ से सरकार जो कर सकती हूँ जरूर सब कुछ करेंगी। ओम शांति। छिंदवाड़ा हत्याकांड पर राजनीति भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हत्याकांड को लेकर ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने लोगों को अवसाद में धकेल दिया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने सरकार से पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।
वहीं छिंदवाड़ा हत्याकांड को लेकर हमलावर हुए कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया है। कहा है कि अगर क्षेत्र में किसी परिवार के साथ इस तरह के हालात बन रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी से वहां के नेता कैसे पीछे हट सकते हैं। परिवार के साथ है और इस दुख के खड़ी में हमारी संवेदना उनके साथ है, परंतु ऐसे समय में छिंदवाड़ा में हर चीज का श्रेय लेने वाले नेता और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर छिंदवाड़ा में इस तरह के हालात बन रहे हैं किसी परिवार के साथ तो उसकी जिम्मेदारी से वह कैसे पीछे हट सकते हैं। तो जो श्रेय लेते हैं छिंदवाड़ा के विकास का, वहां की तरक्की का, वहां के लोगों के लिए दी गई योजनाओं का, तो वो अब पीछे कैसे हट सकते हैं, ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, छिंदवाड़ा में जो हुआ उससे हर कोई सख्ते में है और कांग्रेस ने जहां इस तरह की घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है, तो बीजेपी का कहना है कि जो कल तक श्रेय ले रहे थे वो क्यों बच रहे हैं जवाबदेही से। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छिंदवाड़ा में जो घटनाक्रम हुआ उससे पूरे प्रदेश में एक तरीके से ये कहें कि बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि आखिर एक व्यक्ति अपने ही परिवार के 7 लोगों को कैसे निर्मम हत्या कर देता है और उसके बाद खुद जो है वो मौत को गले लगा लेता है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वह वहां के स्थानीय नेता कमलनाथ की बात हो या फिर जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से अपराध जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ गया और आज की स्थिति में अपराध अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं अवसाद और लोगों को में धकेलने वाली स्थिति है क्योंकि लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। इस तरह के आरोप जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम जो पलटवार जो है वो सामने आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरी घटना को लेकर वो खुद स्तब्ध है और इस पूरे घटना की जांच के लिए उन्होंने मंत्री संपतिया उइके को तत्काल छिंदवाड़ा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। अब से कुछ देर पहले संपतिया उइके जो है वो छिंदवाड़ा के लिए रवाना भी हो गई है। वहां पर वह ग्रामीणों से बातचीत करेंगी और हालात को जानने का प्रयास करेंगी कि आखिर ऐसे क्या हालात बने कि एक शैलेंद्र, बिल्कुल इस घटना के पीछे आरोपी की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी उसे समझने की जरूरत भी है कि आखिरकार क्या था उसके मन में ऐसा कि जिससे परिवार की ही जान ले ली और फिर अपनी भी जान दे दी। लेकिन साथ ही सागर में जो हुआ, अब छिंदवाड़ा में जो हुआ, इन घटनाओं को लेकर आत्मचिंतन का विषय तो है ही, लेकिन राजनीति इस पर जमकर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चाहे वह सागर का घटनाक्रम हो या फिर छिंदवाड़ा का घटनाक्रम हो, दोनों ही घटनाक्रम को लेकर देखिए लगातार सियासत हो रही है। तीसरा घटनाक्रम और मैं इसमें जोड़ दूं कि सीधी में जिस तरीके से नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, इन सभी घटनाओं को मिलाकर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं। क्या लोग अब मध्य प्रदेश की पुलिस से डरना बंद कर दिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी होना लगभग अब पाप माना जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अपराध मध्य प्रदेश में किसी पर हो रहे हैं तो वो दलित और आदिवासियों पर हो रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जांच के लिए विधायकों की एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जाएंगे और लोगों से बात करेंगे आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही है। हालांकि उस सबके बाद जो है संपतिया उइके जिनको छिंदवाड़ा की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है उन्होंने सवाल खड़े किए कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जब जनता ने आपको चुना था, जब आप सरकार में थे, तब आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, इस बात का मूल्यांकन भी कांग्रेस को करना चाहिए। केवल सवाल खड़े कर देना भर काफी नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार की तरह काम कर रही है। चाहे वह सीधी का मामला हो, सागर का मामला हो या छिंदवाड़ा का मामला हो, पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी नजर आ रही है। दावा है संपतिया उइके का। जी बिल्कुल, सरकार दावा कर रही है कि वो पीड़ितों के साथ है और यहां पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं सागर हत्याकांड के पीड़ित परिवार वालों से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि बढ़ते अपराधों को देखते हुए गांव में एक पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी जिसके चलते अपराध में कमी लाई जा सके। अगर यहाँ थाना बन जाए तो अच्छा है। यहाँ के लोगों की मांग तो यहाँ थाने की आवश्यकता है। 15 किलोमीटर आसपास वो तो फिर
ने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा बाकी ऐसी घटना पीड़ित परिवारों के साथ है। मैंने कहा कि यहाँ माननीय विधायक जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि यहाँ बार-बार घटना हो रही है तो पुलिस की चौकी का इंतजाम कर दें। तो हम निश्चित रूप से इस गांव में पुलिस चौकी का इंतजाम करेंगे और पुलिस प्रबंधन ऐसा करेंगे कि दोबारा ऐसी घटना न हो। और परिवार के बड़े बूढ़ों की दृष्टि से भी इस बारे में कोई ऐसा विश्वास खड़ा करा जाएगा कि आखिर ये ऐसी जान माल की घटना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ भी हूँ। वहीं भिंड में पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। दुष्कर्म के आरोपी ने गोली चलाई है पुलिस के ऊपर। पुलिस और आरोपी के बीच में फायरिंग हुई है। शॉर्ट एनकाउंटर में आरोपी को गोली लगी। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। मालनपुर थाना क्षेत्र में आरोपी की लोकेशन मिली थी। आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि रमन त्रिपाठी बताएं कि किस तरह से यहां पर फायरिंग हुई। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अपर्णा जी बताएं। रवि, कैसे यह स्थिति बनी कि पुलिस और आरोपी के बीच में गोली चलाने की नौबत आ गई? अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि ये मालनपुर थाना क्षेत्र का मामला था, जहां पर कल मंगलवार को जो आरोप जो बालिका थी 18 वर्षीय, उसके घर में पिता मजदूरी के लिए निकल गया था, माँ भी किसी काम से बाहर चली गई थी। तब उसी के द्वारा आरोपी के द्वारा घात लगाकर उसके घर में अकेला उसको पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। जब माँ घर आई तो माँ ने हाल देखा तो बच्ची ने पूरा हाल बताया। तो इसके बाद मालनपुर थाने में इसकी शिकायत की तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और फिर पीड़िता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गोहद में अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जब पुलिस को लोकेशन मिली कि आज मालनपुर थाना क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियल विभाग है, हिमालय फैक्ट्री के पीछे आरोपी की लोकेशन मिली, तो पुलिस एसडीओपी सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में टीआई भी पुलिस बल के साथ पहुंचे। तो देखते हैं आरोपी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस पर हमला होता हुआ देख पुलिस ने अपनी बचाव के लिए जब फायरिंग की तो उसमें शॉर्ट एनकाउंटर में जो आरोपी है उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे भी अस्पताल में भर्ती करा गया। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां अक्षय बम को बड़ी राहत मिली है। इंदौर हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। अक्षय के पिता को भी अग्रिम जमानत मिली है। अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से ये अग्रिम जमानत मिल गई है। बड़ी राहत अक्षय कांति बम के लिए। इससे पहले अक्षय कांति बम के गुमशुदा होने को लेकर, फरार होने को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर भी वहां पर चिपकाए थे। की याचिका लगी हुई थी, जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से एंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। निचली अदालत ने और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।